हेलो एवरीवन। हम लोग आज अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, और उस चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहले इस चैप्टर के नेम्स के वर्ड समझते हैं हम। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजों से सराउंडेड हैं और उन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? मटेरियल्स। गॉट इट? और इन मटेरियल्स में कुछ मटेरियल्स शाइन करते हैं, कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं, कुछ मटेरियल्स सॉफ्ट होते हैं, कुछ मटेरियल्स लिक्विड होते हैं और कुछ मटेरियल्स गैसियस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हम किन से सराउंडेड हैं? डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स से। ओके, और आज हम उन मटेरियल्स में से किन मटेरियल्स के ऊपर बात करेंगे? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर, और उन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, किन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देखो ये मटेरियल मेटल है और ये मटेरियल नॉन मेटल है। गॉट इट? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मटेरियल को हम मैटर भी कह सकते हैं। ठीक है, मटेरियल मीन्स मैटर। अब मैटर क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। हम अपने चारों तरफ मैटर से सराउंडेड है। हम अपने चारों तरफ सॉलिड से भी घिरे हुए हैं, लिक्विड से भी घिरे हुए हैं और गैस से भी घिरे हुए हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनको कंबाइनली क्या कहते हैं? मैटर। ठीक है, और अगर हम मैटर की डेफिनेशन देना चाहें या मटेरियल की डेफिनेशन देना चाहें, हम मटेरियल से घिरे हुए हैं, हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। ठीक है, और मटेरियल्स को हम क्या कह सकते हैं? मैटर। और अगर मैं इन मटेरियल्स को डिफाइन करने की कोशिश करूं, डेफिनेशन देने की कोशिश करूं, तो कौन कौन सी चीजें मटेरियल कहलाएंगी, कौन कौन सी चीजों को हम मैटर कहेंगे? तो एनीथिंग which has mass and occupy space। तो हर वो चीज जिसका अपना कुछ वेट है और जो थोड़ा बहुत जगह घेरती है, उसको क्या कहते हैं हम? मटेरियल या मैटर। ठीक है, तो देखो हमारे चारों तरफ जो सॉलिड है, जो हार्ड है, वो भी जगह घेरती है और उसका अपना कुछ मास होता है, तो उसको हम मैटर कह सकते हैं। लिक्विड भी जगह घेरता है और उसको कुछ अपना वेट होता है, उसको भी हम मैटर कह सकते हैं। गैस, उसको भी मैटर कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारा दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मैटर है ना, ये तो हमने ब्रॉडली कह दिया कि देखो ये चीज जगह घेर रही है, ये मैटर है। ये चीज गैस है तो ये भी मैटर है क्योंकि ये जगह घेर रही है। लेकिन पता है ये जो मैटर होता है ना, इसके सबसे छोटे चीज को हम क्या कहते हैं? सबसे छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? छोटे छोटे, जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग किससे बनाते हैं? ब्रिक्स से, ईंटों से बनाते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट क्या हुई? ब्रिक्स। तो ऐसे ही मैटर की सबसे छोटी यूनिट पता है क्या होती है? मटीरियल की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एलिमेंट। क्या कहते हैं उसको? एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसका मतलब अभी हमने क्या पढ़ा अभी तक? हम अपने चारों तरफ मटेरियल से घिरे हुए हैं या हम अपने चारों तरफ मैटर से घिरे हुए हैं। और मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज जो कि थोड़ा बहुत, जिसका अपना कुछ मास है और जो कि अपनी कुछ जगह घेरती है, वो क्या कहलाती है? मैटर। और मैटर के सबसे छोटी चीज, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है? एलिमेंट्स। गॉट इट? और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये ना सबसे छोटा है मैटर का, इससे कोई, इसको हम दोबारा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, सबसे छोटा पार्टिकल है ये। ठीक है, तो एलिमेंट्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड एक और होता है टर्म मेटेलॉइड। ठीक है,
मेटल, जो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करें और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करें। तो यहाँ तक समझ में आया। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, मटीरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम इस चैप्टर में मटीरियल्स स्टडी करेंगे और मटीरियल में भी किनकी स्टडी करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जो हमारे मैटर होता है वो किन से मिलके बना होता है, एलिमेंट से। एलिमेंट्स के 3 पार्ट हो जाते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेटल्स के बारे में। मेटल्स क्या है, देखो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, एनटीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास का ये 3rd चैप्टर है। और 8th क्लास में तो तुम थोड़ा छोटा छोटा ही पढ़ोगे, शॉर्ट फॉर्म पढ़ोगे इसका, और 10th क्लास में ब्रॉड हो जाता है ये चैप्टर, थोड़ा डीपली पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे तुम्हें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगी और आई होप कि तुम उसको समझोगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेटल। एलिमेंट का सबसे पहला पार्ट क्या है, मेटल, है ना। तो एलिमेंट किसे कहते हैं, विच कैन नॉट डिवाइड अगेन। ठीक है, और दूसरी बात, विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। देखो इसको एक बार समझाते हैं। सपोज एक मेटल है गोल्ड, और ये मैंने ना गोल्ड की एक फॉइल ले ली। ठीक है, तो अब तुम गोल्ड की ये किनारा काटोगे ना, तो इधर भी किसके एटम मिलेंगे, गोल्ड के, इधर भी किसके मिलेंगे, गोल्ड के। तो इसका मतलब गोल्ड मेटल कैसे एटम से मिलके बनी हुई है, एक जैसे एटम से, और गोल्ड मेटल है ये, तो क्या है ये, एक एलिमेंट। ठीक है, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मैटर किससे मिलके बना होता है, एलिमेंट से, और एलिमेंट्स किससे मिलके बने होते हैं, एटम से। ठीक है, और एलिमेंट्स में पता है, एलिमेंट्स में ना सेम टाइप के एटम्स होते हैं, गोल्ड 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 गोल्ड। अगर मैं गोल्ड की फॉइल को ना काटूंगी ना, तो मुझे हर जगह गोल्ड गोल्ड के एटम्स मिलेंगे। तो एलिमेंट्स किससे मिलके बने होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम्स, एक जैसे एटम से मिलके बने होते हैं एलिमेंट्स। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। और एलिमेंट्स के एग्जाम्पल क्या है, एलिमेंट्स के कौन से 3 टाइप है, या हम कह सकते हैं एलिमेंट्स के कौन से एग्जाम्पल है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो इस चैप्टर में हम मेटल के बारे में पढ़ेंगे। मेटल क्या है, किन विशेषताओं के आधार पे मेटल्स को पहचाना जा सकता है कि ये मेटल है, और किन विशेषताओं के आधार पे नॉन मेटल को पहचाना जा सकता है कि ये नॉन मेटल है। गॉट इट। तो हम स्टडी करते हैं सबसे पहले मेटल को। ओके, मेटल्स। देखो हम अपने घरों में डिफरेंट टाइप की मेटल्स देखते हैं। ठीक है, हम गोल्ड वेयर करते हैं, किचन में भी मेटल्स प्रेजेंट होती हैं, हर जगह हम मेटल्स देखते हैं। टेम्पल में भी मेटल का बेल बना होता है, घंटी बनी होती है। ठीक है, तो मेटल्स क्या होती है, हम किन एलिमेंट्स को मेटल कहेंगे, किन किन चीज़ों को हम मेटल कह सकते हैं। वी आर सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स। कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनको देख के हम कह सकते हैं कि ये मेटल है। ओके, तो देखो 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेसिस पे हम मेटल्स को पहचान सकते हैं। मेटल क्या, किसी भी चीज़ को पहचान सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं तुमसे कहूँ, सपोज मेरे सामने ना पेड़ है, एक ट्री है, तो मेरी आंखों के सामने सबसे पहले क्या आएगा, ट्री की शेप। फिजिकली मैं उसको देखूंगी और मैं, अच्छा ये तो ट्री है। तो ऐसे ही प्रॉपर्टीज 2 टाइप की होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिजिकल, सबसे पहले हम मेटल्स को, फिजिकल मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो मेटल्स में प्रेजेंट होती हैं, या हम ये कहें कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो कौन है, मेटल है। गॉट इट। तो देखो सबसे पहली अब हम पढ़ रहे हैं मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज।
ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमारे पास कोई एलिमेंट रखा हुआ है तो हम कैसे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसकी शेप एंड साइज। ठीक है, तो शेप एंड साइज क्या होती है, फिजिकल स्टेट। स्टेट का मतलब किस रूप में प्रेजेंट है वो रूम टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट, बाहर से वो कैसी है। तो मेटल्स कैसी होती हैं, सॉलिड, और कौन होता है, हार्ड होती है मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, और इस सॉलिड होने की वजह से क्या होती हैं, वो हार्ड होती हैं। गॉट इट। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें ये समझाती हूँ कि मेटल्स सॉलिड क्यों होती हैं, वो हार्ड क्यों होती हैं। पता है, जैसे जो मेटल्स होती है ना, मेटल भी एक एलिमेंट है, ठीक है, और वो भी किससे मिलके बनी होंगी, एटम से, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया मैटर किससे मिलके बना होता है, एलिमेंट से। एलिमेंट किससे मिलके बने होते हैं, एटम से। ठीक है, तो पता है मेटल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है एटम्स में, ऐसे। ठीक है, मेटल्स में एटम्स ऐसे अरेंज होते हैं, बहुत पास होते हैं एटम्स ऐसे। अब देखो, तुम्हें क्या एटम्स के बीच में स्पेस दिखाई दे रही है ज्यादा, नहीं। तो मेटल के केस में एटम्स के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होती, मतलब इतनी होती है कि नेग्लिजिबल होती है ना, हम उसको मतलब कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, इतनी कम स्पेस होती है। तो जब कम स्पेस है उनके बीच में, तो इसका मतलब वो बहुत स्ट्रांगली आपस में बंधे हुए हैं, और बंधे हुए हैं इसका मतलब उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की वजह से वो बंधे हुए हैं। तो एटम्स इतने पास हैं तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और मेटल्स आपस में बंधे हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, अब ये मूव नहीं कर सकते कहीं से भी, इनको दबाया भी नहीं जा सकता, कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके एटम्स के बीच में गैप ही नहीं है, कंप्रेस क्यों होंगे। तो इसलिए वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और इसलिए वो क्या कहलाते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है। तो मेटल्स हैव सॉलिड फिजिकल स्टेट, ड्यू टू दिस स्टेट these are hard in nature। ठीक है, लेकिन पता है क्या होता है, ये सारी मेटल्स हार्ड होती हैं, सारी मेटल्स सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जो इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं करती, और वो मेटल्स कहलाती हैं एक्सेप्शनल मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, मरकरी, ठीक है, तो जो मरकरी, गैलियम और सीजियम, ये मेटल्स ऐसी होती हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती हैं। इसका मतलब कि जनरली सारी मेटल्स हार्ड और सॉलिड होती हैं, लेकिन मरकरी, गैलियम और सीजियम जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में प्रेजेंट होती हैं, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब इनकी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी लस्ट्रस। ओके, मीन्स ऑल मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। गॉट इट। सारी मेटल्स जो होती हैं वो शाइन करती हैं, और ये शाइन करने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लस्ट्रस। दे हैव लस्टर, दे हैव शाइनिंग प्रॉपर्टी। गॉट इट। ओके, लेकिन एक मेटल होती है, सॉरी दो मेटल्स ऐसी होती हैं जो नॉन लस्ट्रस कहलाती हैं, और उसकी एक्सेप्शनल कौन है, एक्सेप्शनल है आपकी सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, जनरली पता है सोडियम और जो पोटेशियम होती हैं वो इतने सॉफ्ट, जनरली मेटल्स मैंने बताया ना हार्ड होती हैं और सॉलिड होती हैं, जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ना वो मेटल्स इतनी सॉफ्ट होती हैं, एक्सेप्शनल केसेस होती हैं सॉफ्ट होती हैं कि उनको नाइफ से भी काटा जा सकता है। तो दो मेटल्स ऐसी हैं जो इतनी सॉफ्ट होती हैं और जिनको नाइफ से भी हम कट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटल्स हैव लस्ट्रस एंड एक्सेप्शनल मेटल्स कौन सी है, सोडियम और पोटेशियम, दे आर नॉन लस्ट्रस। सेकेंड है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी मैलिएबिलिटी। ठीक है,
मैलिएबिलिटी, देखो स्टूडेंट्स, हम अपने घर में काफ़ी सारी मेटल्स देखते हैं जो कि फॉइल्स के रूप में हम उनको अकर करती हैं, जो रूम टेम्परेचर पे जो बनाई जा सकती हैं। देखो, हम अपने लंच को पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज़ करते हैं, स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए सिल्वर फॉइल्स यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब हमने पहले कहा था कि मेटल्स हार्ड सॉलिड होती हैं, लेकिन उनको तो हम फॉइल्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब इनके पास एक और प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, मेटल्स जो कि थिन शीट्स में कन्वर्ट की जा सकती हैं। हम मेटल्स को ना हैमर कर सकते हैं, हैमर करके उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाने वाली प्रॉपर्टीज, ओके, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाने वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती हैं आपकी? मैलिएबिलिटी। तो मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी डक्टिलिटी। ओके, डक्टिलिटी। तो तुमने देखा होगा कि मेटल्स जो होते हैं, जनरली हम जो घरों में अपने वायर्स देखते हैं वो मेटल्स के बने देखते हैं, शाइन कर रही होती है, मेटल और सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट होती है, कॉपर है जैसे। तो इसका मतलब मेटल्स तो सॉलिड और हार्ड होनी चाहिए, लेकिन मैंने बताया उनको पीट के हम थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उनके थिन वायर्स भी बनाए जा सकते हैं। तो वायर्स में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी, ठीक है। तो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। फिफ्थ है आपकी गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity. Okay, they are good conductor of heat and electricity. तभी तो मेटल्स के जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाए जाते हैं। ये क्या होते हैं कि मेटल्स क्या कर सकती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं आसानी से, इसीलिए मेटल्स के वायर्स बनाए जाते हैं। तो दे आर, और किचन में तुम देखते हो यूटेंसिल्स हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, तभी तो जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एनटीएससी के लिए भी, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है दिमाग में कि मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर क्यों होती हैं, ठीक है। देखो, जैसे ये मेटल का वायर है और ये रही इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इस एंड पे हम टच करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हमें फील होती है, करंट के शॉक लगता है हमें, ठीक है। तो इस एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिसिटी लेके कौन गया? ओके, तो याद रखना मेटल्स के पास ना फ्री आयंस होते हैं, दे हैव फ्री आयंस। तो इलेक्ट्रिसिटी को आयंस एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, मेटल्स के पास होते हैं वो। इस वजह से मेटल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टिंग, ठीक है। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। देखो, मेटल्स जो होती है ना, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन को बेयर कर सकती हैं, है ना। मेटल्स के हम उसके ऊपर कितना भी लोड रख देते हैं तो वो सहन कर सकती हैं, गॉट इट। तो इसको कहते हैं गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मेटल्स हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स दे कैन बेयर लॉट ऑफ स्ट्रेन, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका they have high melting point and high boiling point, ठीक है। डियर स्टूडेंट, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है कि वो पॉइंट जिस पर
कोई भी चीज बॉयल होना शुरू होती है तो वो पॉइंट कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है कि वो पॉइंट जिस पे कोई चीज मेल्ट होना शुरू होती है वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेटल्स होती हैं जनरली उनके हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है, इनके हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों होते हैं? उसका रीजन ये है कि इनके जो एटम्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी समझाया था, इनके एटम्स के बीच में ना बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जिसके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हुए होते हैं और बंधे रहते हैं। गॉट इट? तो अब मुझे उनको पिघलाना है, तो पिघलाने के लिए उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, मुझे उसको तोड़ना पड़ेगा, और उसको तोड़ने के लिए मुझे बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट से वो टूट जाएंगे। तो थोड़ा सी मैंने हीट दी, वो नहीं टूटे, और ज्यादा हीट दी तब जाके वो टूटे। तो इसीलिए क्योंकि दे हैव गुड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, सो they require lot of energy, therefore they have high melting and high boiling points। ठीक है, तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इसमें एक्सेप्शनल केस है लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट में, सॉरी हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का। लेकिन पता है एक मेटल ऐसी होती है जो कि हम उसको अपनी पाम पे रखते हैं, हथेली पे रखते हैं, वो मेल्ट कर जाती है। और वो ये क्वेश्चन जनरली एनटीएससी में भी पूछा जाता है कि नेम द मेटल विच कैन मेल्ट इन अवर पाम। ओके, उसका रूम टेम्परेचर से भी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और उस मेटल का एग्जाम्पल है गैलियम। जो गैलियम मेटल होती है वो आपकी पाम पे मेल्ट हो जाती है। गॉट इट? तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इन next video we will study about the chemical properties of metals। dear student, जो chemical properties होती है ना metals की, उसका मतलब ये है कि उनका composition क्या है। chemical properties का ये भी मतलब होता है कि वो एक दूसरे से रिएक्शन कैसे करती हैं, जुड़ती कैसे हैं और क्या बनाती हैं जुड़ के। तो मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो मेटल्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं ना, वो उनकी रिएक्टिविटी पे बेस्ड होती है। और एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है। जैसे हम लोग टॉप 10 और सुपर 5 बनाते हैं, सुपर 5 और टॉप 10, तो उसमें जो जिसके सबसे ज्यादा नंबर होते हैं उसको ऊपर रखते हैं। तो ऐसी जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो एयर के साथ ऐसी रिएक्शन कर लेती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो उसको सबसे ऊपर रखा गया है रिएक्टिविटी सीरीज। एक सीरीज बनाई गई है मेटल्स की जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल ऊपर रखी गई है और सबसे कम रिएक्टिव मेटल नीचे रखी गई है, और इसी आधार पे मेटल्स रिएक्शन करती हैं। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल वो जल्दी से रिएक्शन कर लेती है, और जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है वो करती ही नहीं है रिएक्शन। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ना मेटल्स की, वो डिपेंड करती हैं कि मेटल्स की पोजीशन कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में। गॉट इट? अब जैसे मैं कोई पेपर बनाऊं और जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट है जिसके सबसे ज्यादा नंबर है, तो वो सबसे ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी है ज्यादा मार्क्स लाएगा, तो ऐसे ही सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, सबसे ज्यादा मार्क्स भी स्कोर करेगा। तो ऐसे ही जो मेटल एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर रखी गई है टॉप पे, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, और केमिकल रिएक्शन रिएक्टिविटी के सीरीज के आधार पे दी जाती है। ठीक है, जनरली मैं तुम्हें केमिकल रिएक्शन भी बताऊंगी कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। दो केमिकल के जुड़ने से जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम एक सिंबॉलिक रूप में लिखते हैं, और वो सिंबॉलिक रूप कहलाता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो ये आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना, और कोई डाउट हो तो पूछना। ओके, थैंक यू।